हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग ठोस की द्रव में विलेयता पढ़े थे, ठीक ना। तो विलयन लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो जो है कि देख रहे हैं तो आपको इतना पता होगा कि हम लोग विलयन लेसन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो विलयन लेसन में पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो अभी हमने क्या बताया आपको, ठोस की द्रव में विलेयता, यानी कि हम लोग विलेयता के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और विलेयता के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यानी कि ठोस की द्रव में विलेयता। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस की द्रव में विलेयता। अब आप बोलेंगे गैस भी क्या द्रव में विलेय होती है? तो बिल्कुल होती है, ठीक है ना। कुछ गैसें ऐसी होती हैं कि जो क्या होती हैं, द्रव में विलेय होती हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा ना होता तो मछली जो है कि पानी में जीवित नहीं रहती, और जो तमाम प्रकार के जीव जंतु होते हैं वो जो पानी में जीवित रहते हैं वो जीवित नहीं रह पाते, ठीक ना। तो जो ऑक्सीजन है वो हालांकि पानी में विलेय होती है, लेकिन उतनी मात्रा में तो नहीं विलेय होती है, बहुत कम मात्रा में विलेय होती है, लेकिन विलेय होती है। तभी वहां पे जो पानी होता है, पानी में आपका जो तमाम प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि गैस की द्रव में विलेयता। तो अगर किसी गैस को अगर आपको द्रव में घोलना है यानी कि द्रव में विलेय करना है तो इतनी आसानी से वो नहीं विलेय होता है, ठीक ना। तो कैसे विलेय होता है और इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। जो द्रव का जो आपका गैस का द्रव में विलेय होता है, विलयन होता है यानी कि विलेयता होती है, इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक ना। जैसे आप लोग डेली लाइफ में इसका यूज करते होंगे। जैसे भाई इस समय गर्मियों का सीजन है तो कोल्ड ड्रिंक आप तो पीते ही पीते होंगे, सोडा वाटर पीते होंगे, ठीक ना। तो ये सभी के सभी में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, ठीक ना। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या है, आपका एक प्रकार का गैस है, उसको क्या कर दिया जाता है, पानी में घोल दिया जाता है, वही आपका क्या बन जाता है, जो कि आपका क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में। हालांकि उसमें और मटेरियल डाला जाता है और जो है कि कंपोनेंट डाला जाता है, लेकिन उसमें जो आप देखते हैं कि जैसे ढक्कन खोलते हैं ना तो सिक करके आवाज आती है ना, तो वो आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक को वैसे खोल करके एक बार ढक्कन को खोल दिए, ढक्कन को खोल करके अगर आप एक बार यूज कर लिए यानी कि एक बार पी लिए, उसके बाद फिर अगर आप चाहे ढक्कन बंद करके चाहे उसको फ्रिज में रखें, चाहे बर्फ में रखें, चाहे जैसे अगर आप उसको ठंडा करना चाहें, तो फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे तो उसका स्वाद जो है कि वैसा नहीं रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जब आपने ढक्कन खोला तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो निकल चुकी हुई होती है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ढक्कन को खोल करके रखेंगे तो आपका जब उसको पिएंगे तो एकदम बेकार लगता है, बेकार लगता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस थी वो सभी सभी क्या हो गई, निकल गई, ठीक ना। और एक आप देखते होंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे को अगर आप ऐसे क्या करते हैं, शेक करते हैं, यानी कि जब आप ऐसे क्या करते हैं, हिला देते हैं, झटका लग जाता है, तो क्या होता है, जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तुरंत बहुत तेजी से वो उछाल मारता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि द्रव में विलेय होता है। जब आप ऐसे उसको मूव कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है ही, ठीक ना, वो आपका तुरंत जैसे ही ढक्कन खुलता है तुरंत वह वायुमंडल में मिलना चाहती है, तुरंत वह वायुमंडल में चली जाती है। इसी कारण जो आपका कोल्ड ड्रिंक होता है, ढक्कन खोलते ही क्या होता है, ऊपर उछल जाता है, ठीक ना। तो ये सब इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग भी हम लोग देखेंगे, इसका अच्छा उपयोग देखेंगे। जो कि और आपने देखा होगा कि जो गोताखोर और होते हैं वो सब क्या करते हैं, पीठ पे एक सिलेंडर टांग लेते हैं, ठीक ना। वो आपका क्या होता है, गैस का सिलेंडर होता है, ठीक ना, वो उसको टांग लेते हैं और इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे अभी आपको बताया जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, गैस की द्रव में विलेयता। पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे, गैस की द्रव में विलेयता होती क्या है, ठीक ना। तो हेडिंग लगाइए, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। अब गैस की द्रव में विलेयता किसे हम लोग कहेंगे? जैसे आपने देखा था ठोस की द्रव में विलेयता में कि 100 ग्राम जल में घुली हुई ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है, ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। उसी तरीके से यहां भी हो जाएगा, किसी भी द्रव में घुली हुई किसी भी द्रव में घुली हुई गैस की अधिकतम मात्रा, या फिर किसी द्रव के निश्चित आयतन में,
ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी गैस की निश्चित आयतन में घुली हुई जो गैस की अधिकतम मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। चलिए इसको लिख लेते हैं। किसी द्रव की निश्चित मात्रा में, किसी द्रव की निश्चित मात्रा में घुली हुई या फिर निश्चित आयतन में, ऐसा लिखिए, निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की अधिकतम मात्रा ही, गैस की अधिकतम मात्रा ही गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ठीक है ना, यानी किसी द्रव की निश्चित आयतन में, किसी द्रव के निश्चित आयतन में, ऐसा लिखिए, किसी द्रव के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की अधिकतम मात्रा ही उस गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए यही भाई कोई आपका विलायक है, कोई भी द्रव आपने इसमें ले लिया है, ठीक है ना, या क्या आपका कोई भी द्रव है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, कोई भी गैस को घोल रहे हैं, कोई भी गैस को घोल रहे हैं। इसका कोई निश्चित मान ले लीजिए, कोई निश्चित आयतन ले लीजिए, मान लीजिए इतने भाग में हमको देखना है, तो इतने भाग में इस गैस के कितने मात्रा, इस गैस की कितनी मात्रा घुली हुई है वही क्या कहलाएगी, इस गैस की इस द्रव में विलेयता कहलाएगी। ठीक ना। अब देखिए जो आपका गैस होता है, गैस द्रव में इतनी आसानी से नहीं घुलता है। अगर आप घोलना भी चाहेंगे तो इतनी आसानी से उसको नहीं घोल पाएंगे, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगाया जाता है। ठीक ना। अभी आपने यानी कि अभी आप देखेंगे इसके आगे, अब यानी कि जो गैस की द्रव में विलेयता होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक ना, इसको भी आप देखेंगे यहाँ पे कि यानी कि जो गैस की द्रव में विलेयता होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कब गैस की मात्रा द्रव में घुलेगी और कब नहीं घुलेगी। ठीक है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए, क्या है, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना। यानी कि इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसको हमको अब यहाँ पे देख लेना है। ठीक है ना। तो पहला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति यानी कि गैस की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है गैस की द्रव में विलेयता। कुछ गैसें होती हैं जो जल में विलेय होती हैं और कुछ गैसें होती हैं जो जल में नहीं विलेय होती हैं। ठीक है ना। तो गैस की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है कि गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी। देखिए कुछ गैसें होती हैं, जैसे आपका देखिए HCl हो गया, ठीक ना, आपका NH3 हो गया, आपका CO2 हो गया, ठीक ना, आपका SO2 हो गया। तो ये सभी जो गैसें होती हैं, ये सभी की सभी जो गैसें होती हैं ये आपका क्या होता है, द्रव में विलेय होते हैं। अर्थात जो जल होता है जल में क्या होती है, विलेय होती है। सीधा सीधा द्रव की विलेयता यानी कि आपका जो गैस की प्रकृति होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो गैसें जल से अभिक्रिया करती हैं, जो गैसें जल से अभिक्रिया करती हैं वो गैसें जल में विलेय होगी और जो गैसें जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं वो जल में विलेय नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे देखिए HCl भी क्या करता है, जल से अभिक्रिया कर लेता है, NH3 भी जल से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये सभी क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया कर लेते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, जल में विलेय होती है। लेकिन जैसे आपका ये हो जाए, H2 हो जाए, आपका Cl2 हो जाए, आपका N2 हो जाए, तो ये सभी के सभी जो गैस होते हैं ये सभी के सभी गैस जल में अविलेय होते हैं। ठीक ना, क्योंकि ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए ये आपका क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा,
गैस की प्रकृति में क्या हो जाएगा, कुछ गैसें जो जल में विलय हो यानी जल के साथ अभिक्रिया करती हैं वे गैसें जल में विलय होती हैं, जबकि कुछ गैसें जैसे आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, ये सभी गैसें जल में अविलय होती हैं, यानी कि जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए क्या होती हैं, जल में अविलय होती है। ठीक है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। क्लियर हो गया है। देखिए जैसे देखिए तो गैस की प्रकृति में क्या हो जाएगा, जो गैसें जल से अभिक्रिया करती हैं, जल से अभिक्रिया करती हैं, वे गैसें जल में अत्यधिक विलय होती है, जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl हो जाएगा, आपका NH3 हो जाएगा, ठीक ना, आपका SO2 हो जाएगा, आपका CO2 हो जाएगा, ठीक ना, आदि। जबकि जो गैसें जल से नहीं अभिक्रिया करती हैं, वे जल में अविलय होती हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल आपका, बोलिए। जैसे अभी हमने बताया था एग्जाम्पल H2 हो गया, ठीक ना, C यानी कि H2 हो गया, N2 हो गया, ठीक ना, Cl2 हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए आपके क्या होते हैं, ये जल में अविलय होती है। ठीक। तो पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या है, गैस की प्रकृति, यानी कि ये क्या करता है, गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक ना, कि जो गैसें जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जल ही नहीं कोई भी द्रव आप ले लीजिए, जो गैसें उस द्रव के साथ अभिक्रिया करती हैं वे गैसें उसमें अत्यधिक विलय होंगी, और जो गैसें उस द्रव के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं वे गैस उसमें कम विलय होंगी या फिर ना विलय, यानी कि विलय भी नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया पहला प्रभावित करने वाला कारक। अब दूसरा, यानी कि इसका दूसरा क्या हो जाएगा आपका, इसका जो दूसरा हो जाएगा विलायक की प्रकृति। नंबर 2 क्या हो जाएगा, विलायक की प्रकृति। तो पहला आपका क्या हो गया, गैस की प्रकृति। अब दूसरा क्या हो जाएगा आपका, विलायक की प्रकृति। क्या हो जाएगा नंबर 2, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति में जैसे देखिए, जो ध्रुवी होगा, इसके पहले वाले क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं, जो ध्रुवी होगा उसमें क्या करेगा, ध्रुवी ही घुलेगा, और जो अध्रुवी होगा उसमें कौन घुलेगा, अध्रुवी घुलेगा। अगर एक ध्रुवी है दूसरा क्या है, अध्रुवी है, तब उसकी विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है ना। जैसे आपका गैस मान लीजिए ध्रुवी है और आपका जो विलायक आपने लिया है वो कैसा है, आपका अध्रुवी है, तब ये क्या हो जाएगा, विलय नहीं होगा। लेकिन अगर गैस भी आपका ध्रुवी है और आपका विलायक भी कैसा है, ध्रुवी है, तब तो ये जल में, यानी तब तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए जल आपका अध्रुवी है और जो आपने गैस घोल रखा है इसमें वो भी क्या है, आपका अध्रुवी है, तब तो ये दोनों आपस में विलय होंगी, अन्यथा विलय नहीं होंगी। ठीक है। तो आपका विलायक की प्रकृति में यही आपको ध्यान रखना है कि आपका गैस और जो विलायक है दोनों की प्रकृति सेम होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो विलायक की प्रकृति में क्या हो जाएगा, गैस तथा द्रव की प्रकृति यदि समान होगी तब विलेयता अधिक होगी तथा यदि दोनों की प्रकृति असमान है
असमान है तो इनकी विलेयता घट जाती है, घट जाती, ठीक ना। यानी कहने का मतलब ध्रुवीय जो होगा वो आपका ध्रुवीय में ही घुलेगा, और जो आपका अध्रुवीय है, जो आपका अध्रुवीय है वो किस में घुलेगा, आपका अध्रुवीय में ही घुलेगा, ठीक ना। यानी कि दोनों की प्रकृति सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी विलेयता बढ़ेगी, अन्यथा विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक ना। अब तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले एक और इसमें हम लोग देख लेते हैं, जो कि क्या है, ताप का प्रभाव। तीसरा क्या है, ताप का प्रभाव। पहले आपने देखा विलेय की प्रकृति, यानी कि गैस की प्रकृति, सॉरी क्या देखा था आपने, गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति में आपने देखा था कि जो गैसें जल से अभिक्रिया करती हैं या फिर उस द्रव के साथ अभिक्रिया करती हैं वह उस द्रव में विलेय होती हैं, और जो गैसें उस द्रव के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं वे गैसें उसमें क्या होती हैं, अविलेय होती हैं। दूसरा आपने देखा था विलायक की प्रकृति, यानी कि विलायक की प्रकृति और आपका जो गैस है दोनों की प्रकृति क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी विलेयता बढ़ेगी, अन्यथा विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए तीसरा जो है कि ताप, तीसरा जो है ताप यानी कि टेम्परेचर। अब भाई आप अपने से दिमाग लगा सकते हैं कि ताप बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी कि घटेगी, ठीक ना। तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ भाई ये सब जनरल चीजें हैं, ये सब कक्षा 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए भाई ताप अगर आप बढ़ाते हैं तो अवस्था का परिवर्तन होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है ना। अगर आप ताप बढ़ा यानी कि ताप का मान बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है कोई पदार्थ, और फिर द्रव से गैस में भी परिवर्तित हो जाता है अगर आप टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दे तो भाई यहाँ पे बताइए, यानी कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है, और हमको क्या करना है, गैस को द्रव में घोलना है। तो अगर आप ताप बढ़ाएंगे क्या कोई गैस द्रव में घुल पाएगी, विलेय हो पाएगी? जब आप ताप बढ़ा देंगे तो भाई उस गैस के मध्य क्या हो जाएगा, गैस के कणों के मध्य क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो कभी भी जो गैस होगी वो द्रव में घुल नहीं पाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा जब किसी भी गैस को द्रव में घोलना होगा तो। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, ताप का मान बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, तो गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। यानी कि अगर आप क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। ये तीन बात सबको क्लियर हो गई, तीन प्रभावित करने वाले कारक आपने देखा। अब चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, दाब। यहीं से आपको निकल करके आया है हेनरी का नियम। तो दाब या हेनरी का नियम, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए, नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। इसी को कोष्टक में आपको लिखना है, हेनरी का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग लिख ले, यानी कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MI, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप चिन्ह लगा लीजिएगा, ठीक ना। तो भाई बताइए दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम दाब बढ़ाएंगे किसी गैस पर तब उस गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी घटेगी भाई। सीधा सीधा वही एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका, जो कि कोल्ड ड्रिंक वाला है। कोल्ड ड्रिंक तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है उसको द्रव में हाई प्रेशर के साथ जो घोला जाता है। आप जब कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन बंद किए थे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे निकल पा रही थी बाहर? नहीं निकल पा रही थी। क्यों नहीं निकल पा रही थी? क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि वहां पे क्या था, द्रव की मात्रा, यानी सॉरी जो आपका दाब है, दाब का मात्रा मान वहां पे क्या है, ज्यादा है। इसीलिए जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें क्या है, सॉल्युबल है, यानी कि विलेय। जैसे ही आप क्या करेंगे, उसका ढक्कन खोलते हैं, मतलब उसका आप दाब कम कर देते हैं। ढक्कन को खोलने का मतलब क्या है, आप उसका दाब कम कर देते हैं। जैसे ही दाब कम करते हैं, गैस तुरंत जो है कि बाहर निकल जाती है,
ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको द्रव की यानी कि द्रव में किसी गैस को घोलना है तो भाई वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर का मान क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज्यादा कोई भी गैस द्रव में विलय होगी। और यही हेनरी का नियम भी कहता है। हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी भी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वह किस पे डिपेंड करता है, दाब पर डिपेंड करता है। ठीक ना। यानी कि उसने यही बताया था, यानी कि जो आपका हेनरी साहब थे वो ये बताए थे, यानी कि m प्रोपोर्शनल टू p, स्मॉल m प्रोपोर्शनल टू p, मतलब कि जो गैस की मात्रा होगी, सॉरी जो आपका जो गैस की मात्रा होगी या फिर गैस का जो द्रव्यमान होगा वह उसके दाब के समानुपाती होगा। मतलब अगर आप जितने प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ही गैस की मात्रा द्रव में विलय होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यानी कि क्या करना है भाई आपको, अगर आपको प्रेशर का मान बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप प्रेशर का मान बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। एक फिगर के माध्यम से समझिए। जैसे मान लीजिए ये हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक ना। इसमें ये मान लीजिए हमने इसमें कोई भी द्रव भरा है जो कि क्या है आपका विलायक है। इसमें हमने कोई भी विलायक ले लिया है, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी पिस्टन के थ्रू इसमें मान लीजिए हमने यहाँ पे एक तो क्या लगा दिए हैं, ये आपका पिस्टन लगा दिए और इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, पी अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे मान लीजिए इसमें हमने कोई भी, यहाँ तक मान लीजिए आपका द्रव है, इसके बाद यहाँ तक मान लीजिए आपका क्या है, एक गैस है। अब मान लीजिए पी प्रेशर हमने लगा दिया। इस पी प्रेशर का मान जब हमने यहाँ पे बढ़ा दिया तो मान लीजिए इसको P1 है, इसके बाद यहाँ पे जो पिस्टन है यहाँ तक खिसक करके चला आया, मतलब कि जो गैस है वो आपका क्या हो जाएगा, इस द्रव में विलय हो जाएगा। तो पिस्टन जो है कि मान लीजिए आपका यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आपका क्या आ गया, पिस्टन। इसको मतलब यहाँ पे हमने P2 दाब लगा दिया। आप क्या देख रहे हैं, जब हम दाब बढ़ाएं तो जो गैस है, गैस इस द्रव में क्या हो गई, घुल गई, यानी कि विलय हो गई। अब जितना ज्यादा इस पी का मान आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, उतनी ही ज्यादा मात्रा में ये जो गैस होगी इस द्रव में क्या होगी, विलय होगी, यानी कि घुलेगी। तो यही कहता है हेनरी का नियम कि जो गैस की यानी कि जो गैस की मात्रा होती है वह किस पे डिपेंड करती है, यानी कि जो गैस की द्रव में जो विलेयता होती है या फिर उसकी जो मात्रा होती है वह उसके दाब पर डिपेंड करती है, यानी कि प्रेशर पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा गैस द्रव में विलय होगी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। तो हेनरी साहब का क्या कहना है कि जो गैस की मात्रा है वह उसके दाब के समानुपाती होती है। क्लियर ना। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दाब जो होता है, हेनरी का नियम क्या है, पहले हम लोग हेनरी का नियम देख लेते हैं। ठीक, हेनरी के नियम के अनुसार देखिए, हेनरी ने गैस की द्रव में विलेयता को समझाने के लिए सन 1803 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि हेनरी ने गैस की द्रव में विलेयता को समझाने के लिए सन 1803 ईस्वी में एक नियम प्रस्तुत किया, यानी एक नियम दिया, जिसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, हेनरी का नियम बोलते हैं। अब क्या कहता है हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार अब यहाँ पे कामा, इनवर्टेड कामा लगा लीजिए। इसमें ये नियम क्या कहता है कि किसी गैस की
विलेयता की मात्रा, किसी गैस की द्रव में विलेयता की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। यानी किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, ऐसा लिखिए, ठीक ना। किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, या फिर गैस की द्रव में मात्रा, ऐसा लिख लीजिए, किसी गैस की द्रव में मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है, यानी कि m प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका p, जहां पे m जो है यानी कि m इक्वल टू एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे जो कि क्या है आपका k है, ठीक। जहां पे m आपका क्या है, गैस की मात्रा है, और आपका जो p है वो क्या है आपका दाब है, और आपका जो k है वो क्या है आपका समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? समानुपाती स्थिरांक। यही है आपका हेनरी का नियम। यही कहता है कि जो गैस की द्रव में विलेयता की जो मात्रा होती है वह उसके दाब के समानुपाती होती है। अब कोलराउस ने मोल प्रभाज के आधार पर भी एक नियम प्रस्तुत किया था। क्या बताया था कि जो किसी भी गैस का जो मोल प्रभाज होता है वह भी उसके वाष्प दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है, वह भी उसके दाब के समानुपाती होता है। यानी कि क्या कहता है कि किसी भी गैस की जो मोल प्रभाज होता है, किसी भी गैस का जो मोल प्रभाज होता है वह भी उसके दाब के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप मोल प्रभाज के आधार पर देखना चाहें तो लिख सकते हैं, मोल प्रभाज के आधार पर क्या हो जाएगा आपका, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो मोल प्रभाज के आधार पर उसने क्या नियम दिया उसको अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मोल प्रभाज के आधार पर क्या नियम दिया, यानी कि किसी गैस का मोल प्रभाज जिसको हम लोग यक्ष से यानी कि जाई से प्रदर्शित करते हैं। किसी गैस का मोल प्रभाज उसके लगाए गए यानी कि उसके दाब के, ऐसा लिखिए, उसके दाब के समानुपाती होता है, यानी कि मोल प्रभाज यक्ष समानुपाते क्या हो जाएगा, पी। यक्ष समानुपाते क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्ष समानुपाते क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। अब यक्ष समानुपाते का चिन्ह हम लोग यहाँ पे हटा रहे हैं तो के डैश ला रहे हैं जो कि क्या है यहाँ पे पी। अब देखिए जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक चीज यहाँ पे रखा जा रहा है के एच इक्वल टू 1/k डैश, यानी कि 1/k डैश को हम लोग क्या लिख रहे हैं, के एच लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, के एच। तो यहां से अगर आपको क्या निकालना है, के डैश का मान निकालना है, क्या हो जाएगा 1/kh हो जाएगा। तो इसको मान को ले जाकर के इसमें रख दीजिए, ठीक ना। तो यक्स इक्वल टू आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, P अपान यहाँ पे क्या मिलेगा, के एच मिलेगा। या फिर अगर आप यहाँ से के एच का मान निकालना चाहें तो के एच इक्वल टू P अपान यक्स मिलेगा। यही है आपका, यानी कि के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान यक्स हो जाएगा आपका। यक्स इक्वल टू P अपान के एच हो जाएगा। जहाँ पे के एच जो है ये क्या है, हेनरी नियतांक है। जहाँ पे के एच बराबर क्या है आपका, हेनरी स्थिरांक है। क्या है, हेनरी स्थिरांक है। और आपका P क्या है आपका, जानते ही हैं क्या है आपका, दाब है। और यक्स आपका क्या है, मोल प्रभाज है। यक्स क्या है, मोल प्रभाज, ठीक ना। यही था आपका हेनरी का नियम, ठीक ना। तो ये हो गया आपका हेनरी का नियम और गैस की द्रव में विलेयता। अब इसका उपयोग हमको देखना है। उपयोग में जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको उपयोग भी बता दे रहे हैं। जैसे उपयोग में हम लोग इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में करते हैं, ठीक ना। यानी कि जो तमाम प्रकार की जो कोल्ड ड्रिंकें आती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गैस की द्रव में विलेयता
के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, जो कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि घुला हुआ होता है। और गोताखोर जो होता है, वो क्या करता है, आपका लेके जाता है गैस सिलेंडर अपनी पीठ पर। ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, गैस की द्रव में विलेयता का भी एग्जाम्पल है, ठीक ना। और एक इसका एग्जाम्पल होता है जो कि अधिक ऊंचाई या स्थानीय स्थानों पर जब हम लोग जाते हैं तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इसका उपयोग हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोग ये पूरा लेक्चर समझे होंगे। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना है कि भाई जब आप वीडियो देखा करिए तो वीडियो को शेयर जरूर से जरूर किया करिए, और कमेंट तो जरूर से जरूर किया करिए, और लाइक किया करिए, ठीक है ना, जिससे हमको फीडबैक मिलता रहे कि आप लोग जो है कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई इतना मेहनत से जो है कि वीडियो बनाया जाता है, और हालांकि आपको समझना चाहिए इसके बारे में कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। हालांकि मेहनत तो हम आगे जो है कि आपको करते रहेंगे, आपके लिए करते रहेंगे, लेकिन आप जो है कि मेहनत से पढ़ते रहिए। जहाँ पे भी हैं आप मेहनत से पढ़िए, आप अपना नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने गांव का नाम रोशन करिए, ठीक है ना। तो भाई जहाँ पे रहिए आप क्या करिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए शिक्षा वो आपका एक शेर है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है, ठीक है ना। तो शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जिसने भी पिए जो भी पिएगा उसको वो क्या करेगा, दहाड़ेगा, जरूर से जरूर दहाड़ेगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे रहिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।